मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूँ। एक बार साल 1995 में जब मैं 13 साल का था, तब मेरा सामना कुछ ऐसी चीज से हुआ जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सका। उस दिन गोकुलाष्टमी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे, तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया और मैं आगे की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के आंगन में पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा आंगन आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। जब मैं आंगन के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर आंगन की ओर अपनी टॉर्च चलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि आधी रात को वो पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रहे थे और उसके पास पानी भी नहीं था। वो बिना पानी के ही कपड़े धो रहे थे। मैं इतना डर गया कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई। फिर से मैंने देखा तो वो वहीं पर कपड़े धो रहे थे, वो बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के ठीक 11:30 बजे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, ये देखने कि सच में वो एक महिला है या फिर कोई और। वो मुझसे करीब 20 मीटर की दूरी पर थे। जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके बाद वो मेरी ओर देखने लगी। आपको यकीन नहीं होगा, वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं, बल्कि वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी वो मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह से आगे गिरा दिया और वो कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं थे। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि जब भी तुम्हें कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी पीठ मत करना, बस पीछे की ओर चलते रहना। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला। जब मैं घर के अंदर चला गया, उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। वो मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाज़ा खोला और लाइट चालू की तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और सच में वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए
आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बिना पानी के कपड़े धो रहे थे। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। मैं रात को पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे आंगन में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई देख नहीं पाता। सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग उसे देख पाते हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कई सालों से वो महिला हमारे आंगन में रह रही है और हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ये बात तुम किसी को बताना मत। कई सालों बाद आज मैं 30 साल बाद ये बात सबको बता रहा हूँ, मगर आज भी मैं कभी उस घटना से उभर नहीं पाया और लगता नहीं कि शायद कभी ऐसा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को लेकर हमारे दिल में कई बातें चलती हैं, कुछ उत्साह, कुछ डर और कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी यही हुआ। जब वो पहली बार बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए घर से दूर आया, एक दोस्त की मदद से उसे ऑफिस के पास एक छोटा सा शांत सा कमरा मिल गया। पहले कुछ दिन वो काम में इतना बिजी रहा कि थकान के चलते रात में उसे गहरी नींद आती, लेकिन तीसरी रात से ही कुछ अजीब घटने लगा। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की सी रोशनी थी। नीलेश अचानक नींद से जागता है और उसे खिड़की से आती आवाज़ जगा देती है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो उठकर खिड़की के पास आता है, खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसके सामने वाले खाली घर में धीमी सी हंसी की आवाज़ आ रहे थे। इतनी रात को हंसी की आवाज़? वो डर के बावजूद आवाज़ का पीछा करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखती है और वो आश्चर्य से देखता है कि वो लाइट बार बार बंद और चालू हो रहे थे। उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और वक्त देखते हुए वापस सोने चला गया। वो आवाज़ कब सुनाई देना बंद हो गई उसे सुबह तक याद भी नहीं था। कुछ दिनों तक नीलेश ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें उसके रातों की नींद छीनने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से उस खौफनाक घर को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। हालांकि आवाज़ें लगातार गूंज रहे थे। रात के ठीक 2 बजे जब वो खिड़की के पास गया तो उसने उस घर के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी देखी। आज वो इस रहस्य को और झेल नहीं पाया। गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। वो देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हार कर वो खिड़की के पास गया और जब उसने भीतर झांका तो जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़ी थी। उनकी शक्लें अजीब और भयानक थी। उनकी आंखों में किसी तरह का कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था जो नीलेश की रूह को हिला देने के लिए काफ़ी था। मोमबत्तियों की लौ में अजीब तरीके से लहरा रहे थे, मानो किसी अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में हो।
नीलेश ये नज़ारा देखते ही उल्टे पांव वहां से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। घबरा कर वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर दुबक गया। तभी अचानक उसका पंखा अपने आप चालू हो गया और नीलेश का डर चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन नीलेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और सीधे मकान मालिक के पास पहुंच गया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी और आंखों में डर था। उसने मकान मालिक से कुंदन बाग के उस भयानक घर के बारे में पूछताछ की। मकान मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगा। एक ऐसी कहानी जिसने नीलेश की रूह तक को कंपा दिया। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दशकों पहले एक मामूली सा परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम लोगों जैसा ही था, लेकिन फिर एक रात वो आदमी अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश में परिवार और पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि वो औरत और उसकी बेटियां रात में मोमबत्ती जलाकर घर के कमरों में घूमती और अजीब सी हरकतें करती। उनका रहस्यमयी व्यवहार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चिंता का विषय बन गया। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने घर में जांच की तो उन्होंने जो देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के भीतर उस औरत और उसकी बेटियों की लाशें सड़ गल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम से पता चला कि वो तीनों करीब 6 महीने पहले ही मर चुके थे, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें अभी कुछ दिन पहले घर के आसपास घूमते देखा था। माना जाता है कि उस औरत ने अपने पति को वापस बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की थी और इसी वजह से ये सब हुआ। आज भी इस घर में लोग अजीब घटनाएं देखने का दावा करते हैं। उसकी खाली खिड़कियों से झांकती परछाइयाँ और रात में सुनाई देने वाली हल्की हल्की फुसफुसाहटें इस बात की गवाही देती हैं कि कुंदन बाग का ये घर आज भी अपने अतीत के भयानक रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। सन्नाटा छा जाता है। नीलेश का चेहरा फीका सफ़ेद पड़ जाता है। उसके मन में डर का बीज और गहरा होता जाता है। उस रात नीलेश को एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को छेड़ना अपनी ही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदन बाग का वो भयानक घर अब भी वहाँ खड़ा है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, और जो कोई भी उसके रहस्य जानने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है। और नीलेश ने जल्द ही वो घर छोड़ने का फैसला किया, पर उसके मन में अब भी उस घर का खौफ, रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। इस पेंटिंग को कभी मत खोलना, ये खून से बनी है और शापित है। अगर ऐसा किया तो तबाही आ जाएगी। ऋषि ने वो 40 साल पुराना खत पढ़ा जो उसे अपनी दादी के सीक्रेट रूम से मिला था, जहां वो खुद आज 25 सालों बाद आया था। हालांकि अब उसकी दादी जिंदा नहीं थी और ये कमरा दादी के जीवित रहते कभी खुल भी नहीं पाया, सिवाय दादी के किसी और को अंदर जाने की मनाही थी। बचपन से ही ऋषि को इस कमरे को लेकर उत्सुकता होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाता। आज इतने सालों बाद जब वो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव आया
तो अचानक उसे इस बंद कमरे का ध्यान आया और ऊपर बेहद ही नजरों से बचकर रखी एक लोहे के संदूक में उसने ढूंढ निकाला, जिसमें एक दुखी आदमी की मुंह खुली पेंटिंग बनी हुई थे, जो पूरी तरह से सील हुई थी और लाल रंग की थी। उसी के पास ऋषि को वो चिट्ठी मिली थी जिसे अभी अभी उसने पढ़ा था। ये सब बकवास और अंधविश्वास है। भला इतनी लाजवाब पेंटिंग शापित कैसे हो सकती है? वो उस पेंटिंग को देखकर मन ही मन बोला और उसने उसे खोल दिया और लाकर अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। ऋषि की पत्नी ने भी उसे मना किया, पर उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से ऋषि को उसके घर में अजीब सी मनहूसियत का आभास हो रहा था। आज सुबह ही उसका 12 साल का बेटा अचानक ही सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसे चोट आई। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती था। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। आज अमावस्या थी और आज ऋषि अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। आधी रात का समय था। ऋषि अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के सिसकने और रुदन भरे स्वर में रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ इतनी तीक्ष्ण थी कि ऋषि का मन घबराने लगा। वो उठकर अपने कानों को दोनों हाथों से रखते हुए आवाज़ की दिशा में जाने लगा। जैसे जैसे वो ड्राइंग रूम के करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज़ और भी भयानक होती जा रही थी और आखिर ऋषि उस आवाज़ तक पहुंच ही गया और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डियों में भी कंपन जाग उठी। वो इस वक्त ठीक उस पेंटिंग के सामने खड़ा था और अब वो पेंटिंग वाला आदमी अब पूरी तरह से भयानक रूप से रुदन करता हुआ रो रहा था। उसका फैला हुआ मुंह और भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और उस पेंटिंग के आदमी की नज़र जैसे ही ऋषि पर पड़ी, वो चुप हो गया और फिर एक भयानक अट्ठास उस घर में गूंजा। वो भयानक आदमी बोला, तेरे दादा ने शक्तिशाली बनने के लिए अपने खून से मुझे बनाया था ताकि मेरे माध्यम से वो लोगों को सम्मोहित कर सके और उनकी बलि देकर खुद इस दुनिया में राज कर सके। लेकिन वो भूल गया कि अब मैं जागृत हो चुका था और हर अमावस्या को मुझे खून की लालच लगती है। पर वो मेरी खून की प्यास बुझाने में नाकामयाब रहा और बदले में मैंने उसे मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। पर मैं इधर नहीं रुका। मेरी प्यास बढ़ती ही गई और मैं लोगों को सम्मोहित करता गया। जिसने मेरी तस्वीर अपने घर में लगाई, मैंने उन सभी को सम्मोहित करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाई और मेरी तस्वीर का रंग दिन पर दिन और लाल होता गया। एक दिन तेरी दादी को इस रहस्य के बारे में पता चल गया और उसने मुझे मंत्रों से बांधकर हमेशा के लिए इस चित्र में ही कैद कर दिया। वो कुटिलता से हंसा, फिर बोला, आज उसी के वंशज ने मुझे फिर से आज़ाद कर दिया। अब मैं फिर से अपनी खून की प्यास बुझा पाऊंगा। कहते हुए उसने अपना खून से भरा हुआ एक हाथ उस पेंटिंग में से बाहर निकाल लिया और ऋषि को उस पेंटिंग के अंदर खींच लिया। कुछ ही देर में उस पेंटिंग पर से खून की झड़ी गिरने लगी और फिर वही खून एक जगह सिमटकर उस पेंटिंग का रंग और भी लाल हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो ऋषि उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसी अनहोनी की आशंका के लिए उसकी पत्नी का ध्यान उस पेंटिंग पर गया जिस पर लाल रंग चमक रहा था, जैसे अभी अभी ही उसे रंगा गया हो। उसे उस चिट्ठी का ध्यान आया
वो समझ चुकी थी कि ऋषि अब कभी नहीं आएगा। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचानी है तो उस पेंटिंग को तुरंत ही हटाना होगा। वो आने वाली अमावस्या से पहले ही उस पेंटिंग को हटा देना चाहते थे। उसने तुरंत उस पेंटिंग को वहां से हटाया और उसे वापस से सील बंद करके उसी संदूक में रख दिया और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे के लिए वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिन बाद ऋषि की पत्नी और उसका बेटा रहस्यमयी रूप से अपने फ्लैट पर ही मृत पाए गए और उनके कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग लगी हुई थी। ऋषि की पत्नी ने हड़बड़ी में उसे सील बंद तो कर दिया था, पर वो मंत्र का धागा बांधना भूल गई और वो पेंटिंग वापस से आज़ाद हो चुकी थी। और उनका पीछा करते करते वो उन दोनों तक आ पहुंची और उन्हें भी ख़त्म कर दिया। अब उस खूनी पेंटिंग का खेल फिर शुरू हो चुका था। ऋषि की दादी ने सही ही कहा था, ये पेंटिंग तबाही ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।